वो क्या करे ना, पढ़ते हैं हम रात दिन, पढ़ते हैं हम रात दिन सफलता पाने को, जुनून को अपने पहले से भी बेहतर बनाने को। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं और वन बाय वन जो है करंट के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने अन्य बैंकों के निर्देशकों को कितने करोड़ रुपए तक ऋण की अनुमति दी है? तो ऑप्शन है आपके ए 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 5 करोड़। ओके, आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के निर्देशकों को और निर्देशकों के रिश्तेदारों को ऋण देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। संशोधन के अनुसार केंद्रीय बैंक नए बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के बिना पति पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के निर्देशकों के रिश्तेदारों के लिए 5 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी है। ऐसे ऋणों की पहल की सीमा 25 लाख रुपए थी, पहले 25 लाख रुपए थी। नियम, अन्य बैंकों के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसी भी फर्म जिसमें वे भागीदार या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं या किसी भी कंपनी जिसमें वे पर्याप्त रुचि रखते हैं या निर्देशक या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं सहित निर्देशकों पर लागू होते हैं। व्यक्तिगत ऋण व्यक्तियों को दिए गए ऋणों को संदर्भित करता है और इसमें उपभोक्ता ऋण, शिक्षा ऋण, अचल संपत्ति जैसे घरों के नियम या वृद्धि के लिए दिए गए ऋण और वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश के लिए दिए गए ऋण जैसे शेयर, डिबेंचर आदि शामिल हैं। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए क्या क्या जरूरी है भाई कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो वो कौन है भाई? शक्तिकांत दास। और मुख्यालय कहाँ है भाई आरबीआई का? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर हुई थी ये स्थापना हुई थी भाई? कोलकाता में। तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईओए ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजन के रूप में किस समूह के साथ जो है भागीदारी की है? तो आईओए जो आपका आईओए है ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजन के रूप में किस समूह के साथ भागीदारी की है? टाटा समूह, अदानी समूह, रिलायंस समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर आपने देख भी लिया होगा पिक में, तो इसका राइट आंसर होगा अदानी समूह। ओके, तो आइए चलते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजन के रूप में अदानी समूह को शामिल किया है। आईओए के महासचिव राजीव मेहता जो टोक्यो में हैं ने इसके विकास की घोषणा की है। आईओए ने पहले डेयरी दिग्गज अमूल, मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल सपोर्ट फाउंडेशन जेएसडब्ल्यू सपोर्ट सहित कई निजी संस्थाओं के साथ प्रायोजन सौदे किए हैं। आईओए ने चीनी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ली निंग के टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक किट प्रायोजन के रूप में छोड़ने के बाद सौदे पर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि देश के एथलीट खेलों के दौरान गैर ब्रांड परिधान पहनेंगे। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए क्या जरूरी है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है भाई? नारायण रामचंद्र। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एआईएफएफ महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुनी गई नंगगोम बाला देवी का संबंध किस राज्य से है? जो नंगगोम बाला देवी है इसका संबंध किस जो है राज्य से है? मणिपुर, असम, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई किससे? मणिपुर से। तो जो इस नगमा गोम बाला देवी है इनका संबंध किससे है भाई? मणिपुर से है। आइए जान लेते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगगोम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामांकित किया गया है। बाला फिलहाल स्कॉटलैंड में रेंजर्स वीमेंस एफसी के लिए खेलती है। वह फरवरी 2020 में
टीम में शामिल हुई थी और पिछले साल दिसंबर में अपना पहला प्रतिस्पर्धी गोल कर इतिहास रच दिया था। वह यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ हस्ताक्षर किए है उसने, विदेशी क्लब के साथ। बाला मणिपुर U19 टीम का हिस्सा थी जिन्होंने 2002 में असम में अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में भाग लिया था, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। उन्होंने भारत की महिला फुटबॉल चैंपियन में मणिपुर सीनियर महिला फुटबॉल टीम का भी प्रतिनिधित्व जो है किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ग्वालियर ओरछा के लिए शुरू की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अब यूनेस्को द्वारा ग्वालियर ओरछा के लिए शुरू की गई है ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश। किससे संबंधित है ये? मध्य प्रदेश से है। तो ये जान लेते हैं। राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है और यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू की गई थी। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहरों के रूप में शामिल किया गया है। अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है भाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक और जो है शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट जो है उठा सके। ओके, हमें आपकी कमेंट का भी जो है इंतज़ार रहता है। आपका एक लाइक हमें जो है काफ़ी मोटिवेशन जो है देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त हुई फिनमीन की संयुक्त सचिव का क्या नाम है? अब जो संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त हुई है फिनमीन की संयुक्त सचिव, उसका नाम क्या है भाई? रसीम आर दास, अमन गुलिया, CK गेरियाली, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट होगा ऑप्शन ए, रसीम आर दास। आइए चलते हैं और जानते हैं। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दास दुनिया भर के कर विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संयुक्त सचिव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय है। संयुक्त राष्ट्र समिति के बारे में हम जान लेते हैं। औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। यह समिति देशों के प्रयास को मजबूत और दूरदेशीय कर नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो एक डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्वीकृत व्यापार और निवेश तक तथा लगातार बिगड़ते पर्यावरण संरक्षण की वास्तविकता के अनुरूप अनुकूलित है। यह देशों को दोहरे या एकाधिकार कराधान के साथ साथ गैर कराधान को रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, उनके कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी और परिहार को रोकने के लिए उनके प्रयासों में सहायता करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत जीता है। वो कितने किलोग्राम श्रेणी में खेली? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मीराबाई चानू जो पहली है जिसने क्या जीता है भाई, टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत पदक जो है जीता है, ये पहली महिला है। तो ऑप्शन है आपके 49 kg, 59 kg, 50 kg, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा भाई 49 kg में। आइए जान लेते हैं। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं।
चीन की जुहाई होऊ चीन की जी हुई होऊ ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। जबकि इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका आयशा ने कांस्य पदक जीता है। चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही है और प्रणव मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जैक में 115 किलोग्राम की सफल लिफ्ट के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड जो है दर्ज किया है। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है रजत किसने जीता था, ये मीराबाई चानू ने जीता था और ये जो है भारत की पहली महिला है जिसने जो है टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, अब मेडल जीता है। और उसके बाद जो पूछा जाए भारत में जो है कौन सी है, तो ये दूसरे नंबर की है, पहले पे कौन थी भाई, कर्णव मल्लेश्वरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में खुला है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में खुला है भाई, तो ये खुला कहाँ पर है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में खुला है, भारत, नीदरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर खुला है भाई, ये खुला है नीदरलैंड में। आइए जान लेते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला, जो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम है उसमें खोला गया है, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था और यह 3D प्रिंटिंग तकनीकी के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। 4 साल के विकास के बाद नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा द्वारा पुल का अनावरण किया गया था। यह एम्स्टर्डम के शहर के केंद्र ओदेजिडस चट्टरबर्गवाल में सबसे पुरानी नहर में से एक पर स्थापित किया गया था। अब पुल के बारे में हम जान लेते हैं। 12 मीटर लंबी स्टील संरचना पर एक जीवित प्रयोगशाला होगी जो वास्तविक समय में अपने स्वास्थ्य पर डेटा को फ्रैक्चर और संचालित करेगी ताकि यह दिखाया जा सके कि यह अपने जीवन काल में कैसे बदलता है। पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। यह 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना है। स्मार्ट सेंसर नेटवर्क को एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट की एक टीम द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया था। संरचना से जुड़े सेंसर हवा की गुणवत्ता, तापमान, तनाव, विस्थापन और कंपन पर डेटा एकत्रित करेगी। डेटा का उपयोग ब्रिज के डिजिटल ट्विन द्वारा किया जाएगा। एक कंप्यूटर मॉडल जो समय समय के साथ सटीक में सुधार करने के लिए वास्तविक समय में वास्तविक पुल का अनुकरण करेगा। कंप्यूटर मॉडल यह समझाने में मदद करेगा कि वास्तविक दुनिया में पूर्ण पैमाने पर 3D मुद्रित स्टील संरचना कैसे काम करती है। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी क्या है भाई कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, और मुद्रा है भाई यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का, जो भागीरथी अम्मा थी, 107 साल की उम्र में निर्धन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था, तो सबसे ज़्यादा उम्र की महिला थी, तो इनका संबंध किस राज्य से था भाई, हरियाणा, केरल या असम। तो इसका राइट होगा भाई, कहाँ से संबंधित थी ये, केरल से। आइए जान लेते हैं। भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला भागीरथी अम्मा का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निर्धन हो गया। वह 107 साल की थी। केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली अम्मा ने 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। अम्मा ने 9 साल की उम्र में ही तीसरी कक्षा में औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी। महिला सशक्तिकरण की दशा में उनके असाधारण योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थायु को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये तो थे प्यारे बच्चों। नई क्वेश्चन और है, CBDT द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है। जो CBDT है उसके द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन है आपके
24 जुलाई, 25 जुलाई, 23 जुलाई, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका भाई 24 जुलाई को CBT जो है दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दिवस। ओके, आइए जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2021 को 161वां आयकर दिवस मनाया। भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया गया था। इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। 24 जुलाई को पहली बार 2010 में आयकर दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या है भाई कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है जगन्नाथ विधार मोहपात्रा, और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना हुई भाई 1924, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय है भाई नई दिल्ली। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे तो हमें ज़रूर बताएं। ओके, और आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले भाई, आपको प्राप्त हो। ओके, कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।